गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इनफाइनाइट सीरीज के अंतर्गत ऑल्टरनेटिंग सीरीज के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और इससे जुड़ा हुआ एक प्रमुख थ्योरम लाइबनिज थ्योरम के बारे में बताएंगे। तो ऑल्टरनेटिंग सीरीज, अभी तक हम लोगों ने सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स के बारे में अध्ययन किया था और विविध टेस्ट्स के बारे में चर्चा की थी। आज हम लोग ऑल्टरनेटिंग सीरीज के बारे में जानकारी लेंगे, क्योंकि ये तमाम परीक्षाओं के निमित्त एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। तो आज हम लोग इस टेस्ट की जानकारी लेंगे। तो ऑल्टरनेटिंग सीरीज, a series of the form u1 minus u2 plus u3 minus u4 so on, where each ui is positive for all n, for all I belongs to n, is called an alternating series. Is called an alternating series. अर्थात कोई भी सीरीज जो साइन में अल्टरनेट हो जाता हो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इस तरह के उसके टर्म्स होते हो, या फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस अल्टरनेटिव साइंस रन करते हो, ऐसे सीरीज को हम लोग अल्टरनेटिंग सीरीज कहते हैं। तो इसका व्यापक रूप अगर देखा जाए तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे, प्लस माइनस समेशन माइनस 1 रेज़ टू द पावर n माइनस 1 un, where n runs from 1 to infinity, is an alternating series। n के वैल्यू को 1 पुट करेंगे तो ये u1 हो जाएगा माइनस 1 टू द पावर 0 दैट इज 1। इस तरह से ये सीरीज अल्टरनेटली माइनस और प्लस में रन करता रहेगा। अगर इस सीरीज को हम लोग इसके साइन को हम लोग रिवर्स कर दें तो माइनस 1 टू द पावर n un, n बराबर 1 से लेकर अगर इंफिनिटी हो जाए तो ये भी एक ऑल्टरनेटिंग सीरीज होगा। ये नेगेटिव से शुरू होगा, माइनस 1 टू द पावर 1 दैट इज नेगेटिव 1 एंड नेगेटिव u1 प्लस u2 माइनस u3 प्लस u4 माइनस u5। इस तरह से ये सीरीज एक दूसरा ऑल्टरनेटिंग सीरीज हुआ। फॉर एग्जांपल 1 माइनस 2 प्लस 1/3 माइनस 1/4, ये देख रहे हैं, ये एक ऑल्टरनेटिंग सीरीज है। इसके साइंस एक प्लस एक माइनस एक प्लस एक माइनस, इस तरह से माइनस इज फॉलोड बाय प्लस एंड प्लस इज फॉलोड बाय माइनस। इस तरह के अगर सीरीज हो तो हमेशा इसको हम लोग ऑल्टरनेटिंग सीरीज कहेंगे। और ये इंपॉर्टेंट सीरीज है आपके सिलेबस के अंतर्गत। हमेशा इस सीरीज के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इस सीरीज का नाम है ऑल्टरनेटिंग हार्मोनिक सीरीज। आपने हार्मोनिक सीरीज का ज्ञान पी सीरीज के अंतर्गत पढ़ा था और ये ऑल्टरनेटिंग पी सीरीज है, ऑल्टरनेटिंग हार्मोनिक सीरीज है। दिस इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग हार्मोनिक सीरीज, ऑल्टरनेटिंग हार्मोनिक सीरीज, ऑल्टरनेटिंग हार्मोनिक सीरीज। और इसके बारे में आपको ज्ञान है कि यह हार्मोनिक सीरीज कन्वर्ज करेगा और इसके लिए लाइबनिज टेस्ट जिम्मेवार होगा। लाइबनिज टेस्ट के माध्यम से हम लोग देखेंगे ये सीरीज कन्वर्ज करता है और इस सीरीज का सम पहले से विदित है, log 2 होता है, जानते होंगे। तो इसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। इज एन ऑल्टरनेटिंग सीरीज, दिस इज एन ऑल्टरनेटिंग सीरीज। तो इन दोनों प्रारूपों को हम लोग ऑल्टरनेटिंग सीरीज की संज्ञा देंगे, जिसमें प्रत्येक नंबर पॉजिटिव है, लेकिन उसके साइंस क्रमशः
पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से रन कर रहे हैं, ऑल्टरनेटली रन कर रहे हो, ऐसे सीरीज को हम लोग ऑर्डिनरी सीरीज कहेंगे। आज हम लोग लाइबनिज के द्वारा प्रदत्त कन्वर्जेंस ऑफ ऑल्टरनेटिंग सीरीज के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। किस शर्त या किस आवश्यक शर्त के मुताबिक कोई ऑल्टरनेटिंग सीरीज कन्वर्ज करेगा। तो कन्वर्जेंस ऑफ ऑल्टरनेटिंग सीरीज इज गिवन बाय द लाइबनिज थ्योरम, जिसको लाइबनिज टेस्ट भी कहते हैं। लाइबनिज टेस्ट for the convergence of alternating series, माइंड अगर ये सीरीज पॉजिटिव नेगेटिव अगर ऐसा नहीं होगे, अगर हो सकता था कि ऐसा भी सीरीज हो जिसमें दो टर्म नेगेटिव हो, फिर अगला टर्म पॉजिटिव हो, फिर दो टर्म नेगेटिव हो, अगला पॉजिटिव हो, या फिर दो नेगेटिव के बाद दो पॉजिटिव हो, फिर चार नेगेटिव हो। तो आर्बिट्ररी साइन के साथ जो सीरीज होंगे उसको हम लोग फिर ऑल्टरनेटिंग सीरीज नहीं कहेंगे, वो आर्बिट्ररी सीरीज कहलाएगा। तो इसका अध्ययन हम लोग फिर बाद में करेंगे, इसके बाद वाले चैप्टर में। तो अभी हम लोग इसके ऑल्टरनेटिंग सीरीज का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। इसमें साइंस डेफिनेटली पॉजिटिव फॉलोड बाय नेगेटिव, अगेन पॉजिटिव फॉलोड बाय नेगेटिव, अगेन पॉजिटिव फॉलोड बाय नेगेटिव, इस तरह के साइंस रहेंगे ऑल्टरनेटिंग सीरीज में। इसके साइन अल्टरनेटली रन करते रहेंगे। आज हम लोग प्रमुख थ्योरम लाइबनिज टेस्ट के बारे में नॉलेज प्राप्त करेंगे। तो इनका पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है लाइबनिज का? An alternating series summation minus 1 to the power n minus 1 un is convergent if the first condition is that un should be exceeding un plus 1 for all n, and secondly it has a vanishing nth term. nth term का लिमिट क्या हो जाए? 0 हो जाए। लिमिट मस्ट बी वैनिशिंग, और कोई भी टर्म उसके सक्सेसर से बड़ा हो जाए, यानी nth टर्म उसके अगले वाले टर्म से हमेशा बड़ा हो, यानी हर एक अगला टर्म पिछले टर्म से छोटा हो। तो इस अवस्था में ये सीरीज कन्वर्ज कर जाएगा। समेशन इवन समेशन माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1, ये जो हमारा सीरीज है ऑल्टरनेटिंग सीरीज, ये कन्वर्ज कर जाएगा। दिस इज द प्रिस्क्रिप्शन अफोर्डेड बाय गिवन बाय गॉटफ्रीड विल्हेम लाइबनिज। एक महान हस्ताक्षर थे, आपको विदित है। इन्होंने कैलकुलस का स्वतंत्र रूप से डिस्कवरी भी किया था, और उसी महान मैथमेटिशियन के नाम से ये लाइबनिज टेस्ट भी है। उनके नाम से आज हम लोग इनके टेस्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। स्टूडेंट्स, आप यहाँ अवगत होंगे, एट टाइम्स कोई खास इवन जो है un प्लस 1 के बराबर भी हो सकता है। तो अगर आप कहीं भी यहाँ पर लूज इनइक्वालिटी का अगर इस्तेमाल करें तो इसमें कहीं गलती नहीं है, लूज सेंस में भी इसको आप ले सकते हैं। हो सकता है कि कोई खास इवन प्लस 1 के बराबर हो जाए, सीक्वेंस या सीरीज के बदौलत ऐसा हो सकता है। लेकिन हम लोग यूजुअली जो सामान्य अर्थ में जो इस्तेमाल करते हैं वो यहाँ पर टाइट इनइक्वालिटी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो रेयर कंडीशन में ही इक्वालिटी होल्ड कर सकता है। तो इवन प्लस 1 से एक्सीड कर जाए और उसका nth टर्म का लिमिट वैनिश कर जाए, अगर ये दो शर्त पूरा कर रहा हो कोई ऑल्टरनेटिंग सीरीज, तो निश्चित रूप से वो सीरीज कन्वर्ज करेगा। लाइबनिज ने ये सुझाव दिया और इसका परिष्करण किया, इसका प्रमाण दिया। तो आज हम लोग लाइबनिज थ्योरम को प्रूव करने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग प्रूव करें।
स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे ये जो प्रिस्क्रिप्शन पॉजिटिव न्यूट्रॉन की सीरीज के लिए पर्याप्त नहीं था कन्वर्जेंस के लिए, लेकिन ऑर्डिनरी सीरीज के लिए पर्याप्त है और नेसेसरी है। तो आज हम लोग लाइबनिज़ टेस्ट के बारे में देखेंगे। तो प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम, प्रूफ ऑफ लाइबनिज़ थ्योरम, हम लोग अभी पार्शियल सम का सीक्वेंस बनाएंगे और सीक्वेंस के माध्यम से इसके कन्वर्जेंस के बारे में हम लोग ज्ञान प्राप्त करेंगे। We have Sn, that is u1 minus u2 plus u3 minus u4 plus so on minus 1 to the power n minus 1 un, ये हमारा nth टर्म है। अब हम लोग दिखाएंगे कि इवन टर्म का पार्शियल सम और ऑड टर्म का पार्शियल सम अगर ले तो दोनों ही कन्वर्ज करता है। तो किसी सीरीज के कन्वर्जेंस के लिए ये पहले से हम लोग जानते हैं कि कोई सीरीज कन्वर्ज करता है अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्ज करे, लेकिन चूंकि ऑर्डिनरी सीरीज है तो यहाँ पार्शियल सम दो प्रकार का हम लोग बनाएंगे, एक इवन नंबर्ड पार्शियल सम, एक ऑड नंबर्ड पार्शियल सम। कैसे तो हम लोग देखें। पहले हम लोग इवन नंबर्ड पार्शियल सम देखते हैं। व्हाट इज S2n? S2n का मतलब हो जाएगा u1 minus u2 plus u3 minus u4 प्लस इस तरह से u2n minus 1 plus u2n minus u2n। ये अल्टरनेटिव सीरीज चल रहा है और ये हर एक इवन सफिक्स नेगेटिव साइन के साथ है। 2n इज एन इवन नंबर, सो इट इज इवन सफिक्स नेगेटिव साइन के साथ है और ऑड सफिक्स पॉजिटिव साइन के साथ है। तो हम लोग अभी दिखाना चाहते हैं कि इवन सफिक्स सीक्वेंस दैट इज S2, S4, S6 ये भी कन्वर्ज करता है और ऑड सफिक्स्ड सीक्वेंस दैट इज S1, S3, S5 ये भी सेम लिमिट पर कन्वर्ज करता है। और बाद में हम लोग रियल एनालिसिस का मशहूर थ्योरम मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे और इसके कन्वर्जेंस की पुष्टि कर लेंगे। तो इस Sn में से हम लोगों ने क्या किया, n के जगह हम लोगों ने 2n रख दिया, तो 2n टर्म का पार्शियल सम हो गया। यहां पर लिखेंगे कंसीडर द इवन पार्शियल सम S2n, where S2n इतना है हमारे पास। स्टूडेंट्स S2n अगर इतना है तो S2n plus 2 कितना हो जाएगा, तो हम लोग इसको दोबारा लिखें। S2n plus 2 का मतलब u1 minus u2 plus u3 minus u4 up to u2n minus 1 minus u2n। ये तो S2n तक का वैल्यू था, उसमें से और भी दो टर्म और जोड़ना है। इसके बाद का सक्सेसर क्या होगा, 2n plus 1 minus u2n plus 2। ये 2n plus 2 टर्म का सम है और ये 2n टर्म का सम है। 2n is an even number, 2n plus 2 is an also even number। तो ये इवन पार्शियल सम हम लोग निकाल रहे हैं। इवन पार्शियल सम का मतलब हुआ कि इसको हम लोग टुकड़े टुकड़े में सीरीज को सीक्वेंस को बांट दे रहे हैं। जैसे S1 का मतलब होता है एक टर्म का सम, S2 का मतलब दो टर्म का सम, S3 का मतलब तीन टर्म का सम, S4 का मतलब चार टर्म का सम, इस तरह से। तो हम लोग इवन पार्शियल सम को हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, जैसे S2, S4, S6, S8 ये सब इवन पार्शियल सम हुआ। इसको हम लोग अलग से कलेक्ट कर रहे हैं। बाद में ऑड वाले को कन्वर्ट एक साथ हम लोग
ऑड वाले को एक साथ हम लोग लेंगे तो हम लोग देखेंगे कि दोनों का एक ही पॉइंट पर कन्वर्जेंस है, तो हम लोग कंक्लूजन निकालेंगे कि ये सीरीज कन्वर्ज कर रहा है, क्योंकि थ्योरम ये कहता है कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है और उसके दो सब सीक्वेंसेस हैं और दोनों सब सीक्वेंस भी अगर उसी लिमिट पर कन्वर्ज कर रहा है तो एक्चुअल सीरीज भी उसी पर कन्वर्ज करेगा, बशर्ते कि ये दोनों सब सीक्वेंस मिलाकर पूरा सीरीज का निर्माण कर ले। अर्थात उसके केवल दो ही सब सीक्वेंस अगर यहाँ पर हैं और दोनों सब सीक्वेंस उस सीक्वेंस को एग्जॉस्ट कर रहे हैं, उस अवस्था में अगर दोनों का लिमिट L है तो सीक्वेंस का भी लिमिट L होगा। दिस इज कॉल्ड द थ्योरी बिहाइंड दिस। तो आज हम लोग इसके इन घटकों पर विचार करेंगे। तो हम लोग इवेंट सीक्वेंस, इवेंट टर्न सीक्वेंस के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो देखेंगे कि अगर इवेंट टर्न सीक्वेंस के बारे में चर्चा करेंगे तो 2n + 2 में से अगर 2n को सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या बचेगा, यहां से यहां तक तो सब्ट्रैक्ट करने से डिलीट कट जाएगा, हट जाएगा, तो आपके पास बचेगा u2n + 1 - u2n + 2। लेकिन माइंड कोई भी अगला टर्म पिछले टर्म से हमेशा छोटा है, तो ये अगला टर्म है, ये पिछले टर्म से छोटा है, इसका मतलब इट इज ऑलवेज पॉजिटिव बाय दिस फर्स्ट कंडीशन एज पर आवर फर्स्ट assumption, एज पर कंडीशन 1। इसका मतलब s2n + 2 is greater than s2n for all n। इसका मतलब अगर इवन टर्म का सीक्वेंस बना रहे हैं, n के जगह अगर 1 पुट करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। इसका मतलब s4 जो है s2 से बड़ा है, s6 जो है s4 से बड़ा है, s8 जो है s6 से बड़ा है। इसका मतलब s2 s4 s6 जो इवन टर्म के सीक्वेंस हैं ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। इसका मतलब द सीक्वेंस s2 s4 s6 S8 S2n is monotonically increasing, इवेंट टर्म का जो सीक्वेंस है ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, क्योंकि हर एक अगला मेंबर उसके पिछले मेंबर से बड़ा है उस सीक्वेंस का। इट इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। अगेन rewriting S2n is equal to S2n का वैल्यू हम लोगों ने कितना लिखा था, u1 - u2 + u3। इसको हम लोग रीराइट करेंगे, दोबारा लिखेंगे u1 - u2 + u3 - u4 - u5। इस तरह से अगर हम लोग लिखना चालू करें तो शायद आपके पास दिखाई पड़ेगा u2n - 2 - u2n - 1 - u2n, यानी s2n को हम लोगों ने दोबारा एक नए ढंग से लिखा, ब्रैकेटिंग को चेंज करके u1 को शुरू में रखा, उसके बाद u2 u3 में से नेगेटिव कॉमन ले लिया, इसके बाद u4 u5 में से नेगेटिव कॉमन ले लिया, इसको नए सिरे से लिखा दूसरे तरह से ब्रैकेटिंग का इस्तेमाल करते हुए, पैरेंथेसिस को हम लोगों ने बदल दिया। तो देखेंगे कि u2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन u3। इसका मतलब पैरेंथेसिस के हर एक टर्म पॉजिटिव है, हर एक टर्म पॉजिटिव है, लेकिन u1 में से आप कुछ पॉजिटिव घटा रहे हैं तो u1 से छोटा हो जाएगा। u1 में से सारे आप पॉजिटिव टर्म्स को लेस कर रहे हैं, तो u1 में से सारे पॉजिटिव घट रहे हैं और u2n भी पॉजिटिव है, बिकॉज़ ईच टर्म इज पॉजिटिव एज पर assumption। तो इसका हर एक का वैल्यू किससे छोटा हो जाएगा, u1 से छोटा हो जाएगा। बहुत होगा तो u1 के इक्वल भी हो सकता है, हार्डली मैटर्स। इसका मतलब ये लेस देन इक्वल टू u1 हो जाएगा। अब हम लोग देख रहे हैं कि इवेंट टर्म का जो सीक्वेंस था, ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी है और बाउंडेड अबव भी है। S2n जो है वो हमेशा u1 या u1 से छोटा है, इस बात को हम लोग लिख लेंगे।
तो यहां पर हम लोगों ने देखा we now see we find that the sequence S2n is monotonically increasing and bounded above S2n जो है किससे बाउंडेड है, दैट इज बाउंडेड बाय U1। तो मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम का है हम लोग हवाला देंगे। सो बाय dint ऑफ द मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम, हेंस बाय dint ऑफ मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम, ये प्रमुख थ्योरम है एनालिसिस का। बाय dint ऑफ मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम, the sequence S2n is convergent। तो हम लोगों ने ऑर्डिनेटिंग सीरीज समेशन UN का कन्वर्जेंस निकालने के लिए हम लोगों ने दो भाग में सीरीज को बांट दिया था, एक इवन नंबर्ड पार्शियल सम और एक ऑड नंबर्ड पार्शियल सम। तो अभी इवन नंबर्ड पार्शियल सम को लेकर हम लोग चल रहे थे और उस सीक्वेंस के तहत हम लोग ये ज्ञान प्राप्त कर लिए कि वो सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीज कर रहा है बिकॉज S2n + 2 S2n से बड़ा है। इवन नंबर का सम अगले उसके प्रीसीडिंग इवन नंबर्ड सम के सम से बड़ा है और ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का कंडीशन हुआ। अब जानते होंगे कोई सीरीज मोनोटोन कोई सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीज क्यों करता है, कब करता है, जब इवन + 1 इवन से बड़ा हो जाए फॉर ऑल n, ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का कंडीशन होता है। इसी तरह से S2n + 2 एक इवन सीक्वेंस है, इवन नंबर्ड का सीक्वेंस है और S2n + 2 S2n से बड़ा हो गया, इसका मतलब S2 S4 जो इवन नंबर्ड सीक्वेंस है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। और ये साथ साथ S2n हमेशा किससे छोटा है, U1 से छोटा है। कोई सीक्वेंस अगर किसी नंबर से छोटा हो, कोई सीक्वेंस अगर किसी नंबर से छोटा हो तो कहते हैं इट इज बाउंडेड अबव। तो ये सीक्वेंस बाउंडेड अबव है U1 से। और मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम कहता है कि कोई मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस जो बाउंडेड अबव है वो सीक्वेंस हमेशा कन्वर्ज करेगा। इसका मतलब S2n का कन्वर्जेंस सिक्योर हो गया ड्यू टू मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम। अब हम लोग देखेंगे ये कहाँ कन्वर्ज कर रहा है। तो सपोज ये कन्वर्ज कर रहा है, इसकी पुष्टि हो गई। सपोज ये L पर कन्वर्ज कर रहा है। सपोज लिमिट S2n n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये सीक्वेंस सपोज L पर कन्वर्ज कर रहा है। L जो है हमेशा क्या हो जाएगा, इज लेस देन इक्वल टू U1 हो जाएगा क्योंकि हमेशा बाउंडेड था U1 से। तो बहुत होगा तो U1 तक जाएगा, अदरवाइज पहले ही वो कन्वर्ज कर जाएगा, उसके लिस्ट पर बाउंड पर कन्वर्ज करता है, ये थ्योरम कहता है। इसके बारे में एनालिसिस में हम लोग विशेष रूप से जानकारी ले लेते हैं, आपको जानकारी होगी भी। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी S2n = L। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो इवन टर्म का सीक्वेंस था वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस था। इसका अगर हम लाइन पर ज्योमेट्रिकली प्लॉट करें तो ये S2 हो गया, S4 हो गया, S6 हो गया। तो ये सीक्वेंस S2 S4 S6 S2n ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग था और ये बाउंडेड बाय U1 था, बाउंडेड बाय U1 था। U1 वाज एक्चुअली S1, अगर आप ध्यान देंगे तो U1 वाज S1। तो S1 यानी फर्स्ट टर्म, सम टू फर्स्ट टर्म यानी फर्स्ट टर्म होता है एंड इट वाज बाउंडेड बाय U1। तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस इवन टर्म का जो सीक्वेंस था वो हमेशा U1 से बाउंडेड था, तो U1 पर ही कन्वर्ज करेगा। ये हम लोगों ने मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम के अंतर्गत देख लिया। तो सपोज इसका लिमिट L है, अपना आधार रखा था कि कोई सीरीज कन्वर्ज करता है जब सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम उसका कन्वर्ज करे।
लेकिन ये चूंकि ऑल्टरनेटिंग सीरीज था, इस सीरीज को हम लोगों ने सीक्वेंस के टर्म्स को हम लोग दो भाग में बांट दिया। एक इवन टर्म का सीक्वेंस का पार्शियल सम का सीक्वेंस और एक ऑड पार्शियल सम का सीक्वेंस, दोनों को हम लोगों ने अलग अलग कर लिया। और ये सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा जब इवन पार्शियल सम का सीक्वेंस और ऑड पार्शियल सम का सीक्वेंस दोनों कन्वर्ज करे और दोनों का लिमिट सेम हो, तब एक्चुअल सीरीज कन्वर्ज करेगा। इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो अभी हम लोग इसके बारे में अभी संज्ञान लेंगे। अभी तक हम लोगों ने देखा कि इवन टर्म का सीक्वेंस इट वाज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और ये बाउंडेड अबव बाय E1, ये कन्वर्जेंट है। सपोज इसका लिमिट L है। अब ऑड वाले के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। नेक्स्ट we take up the odd partial sum। तो हम लोग देखेंगे पिछले की तरह S2n plus 1 minus S2n minus 1। हम लोग जानते हैं कि 2n जो है इवन नंबर होता है, 2n plus 1 ऑड नंबर होता है, 2n minus 1 ऑड नंबर होता है। इसके बारे में ज्ञान है। तो पिछले सीक्वेंस को देख लेते हैं कि ये अगर हम लोग डायरेक्ट लिखें we have S2n plus 1 minus S2n minus 1 क्या होगा? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं S2n plus 1 क्या होगा? दैट इज U1 minus U2 plus U3 minus U4। कहां तक जाएगा बता सकते हैं? ये हो जाएगा U2n minus 1 U2n minus 1 plus U2n minus U2n and plus U2n plus 1। इसमें से S2n minus 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। दैट इज U1 minus U2 plus U3 minus U4 अप टू कहां तक सब्ट्रैक्ट कर देना है? U2n minus 1 तक। तो सब्ट्रैक्ट करने से आप देखेंगे यहां से यहां तक कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपके पास बचेंगे कितना? दैट इज U2n plus 1 minus U2n। अब पिछले जो हमारे पास असम्पशन था थ्योरम का, लाइबनिज टेस्ट का जो असम्पशन था कि हर एक अगला टर्म पिछले टर्म से छोटा है। अगला टर्म अगर पिछले टर्म से छोटा है तो ये अगला टर्म है, इसका पिछला टर्म है, ये छोटा है। इसमें से अगर नेगेटिव घटाएंगे तो ये नेगेटिव प्रोड्यूस करेगा। इसका मतलब ये बड़ा है और ये छोटा है। तो S2n plus 1 minus S2n इज नेगेटिव। इसका मतलब S2n plus 1 इज लेस देन S2n minus 1। इसका मतलब ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस डिक्रीजिंग है। इसका मतलब हर एक आगे का जोगफल पिछले के जोगफल से छोटा है। इसका मतलब S2n minus 1 is a decreasing sequence, is a decreasing sequence। तो पिछला वाला मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस था, इज ए मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, इसको हम पूरे तौर पर ऐसे लिख सकते हैं इज ए एम्प्टी सीक्वेंस। डिक्रीजिंग सीक्वेंस का मतलब इट इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, दैट इज कॉल्ड एम्प्टी सीक्वेंस इन नोटेशन। तो प्रीवियस वाला सीक्वेंस इवन नंबर टर्म वाला जो पार्शियल सम था वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस था। ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, लेकिन ये बाउंडेड बिलो है कि नहीं देख लिया जाए। तो हम लोग इसको इस तरह से पिक्चराइज करें। जो पिछला हम लोग पिक्चराइज देखे उसको दोबारा देखें। S2, S4, S6, S8 इस तरह से कहां तक हम लोग चले? S2n और एक यहाँ पर हम लोग S1 दैट इज U1 और S3, S5 इस तरह का एक सीक्वेंस बनाए और S2n minus 1 या S2n plus 1 जो भी बनाए। तो
ये देख रहे हैं कि इट इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, इट इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इसका सम घट रहा है ऑड नंबर के लिए और इवन नंबर के लिए बढ़ रहा है। तो इट इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, इट इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। लेकिन मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम कहता है कि कोई मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस व्हिच इज बाउंडेड बिलो मस्ट बी कन्वर्जेंट। ये मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम का दूसरा हिस्सा है। ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस था जो बाउंडेड अबव था, तो ये कन्वर्ट करना सिक्योर था। इस तरह से मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है ये जो बाउंडेड बिलो बाय S2। इस बात को लिखेंगे क्लियरली, इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। फर्दर S2n minus 1 is bounded below by S2। इसका मतलब उसका सम हमेशा S2 से बड़ा होगा। इट इज बाउंडेड बिलो बाय S2। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे thus by monotone convergence theorem again, thus by monotone convergence theorem the sequence S2n minus 1 is convergent। तो हम लोगों ने देख लिया कि इवन नंबर पार्शियल सम भी कन्वर्ज कर रहा है और ऑड नंबर पार्शियल सम भी कन्वर्ज कर रहा है। दोनों का कन्वर्जेंस सिक्योर हो गया और दोनों अब लास्ट जो टास्क दिखाना है ये दिखाना है कि दोनों एक ही पॉइंट पर कन्वर्ज कर रहा है। दैट इज मोस्ट एसेंशियल। अगर दोनों दो अलग अलग भिन्न भिन्न पॉइंट पर कन्वर्ज कर रहा है तो सीक्वेंस नॉन कन्वर्जेंट होगा, कन्वर्ज नहीं कर रहा है ऐसा कहा जाएगा। तो अगर इसके दो प्रॉपर सब सीक्वेंस हैं तो दोनों का कन्वर्जेंस निश्चित रूप से सेम होना चाहिए। तो अगर इवन का सीक्वेंस अगर L है तो ऑड का भी सीक्वेंस L होना चाहिए। ये दिखाना सफिशिएंट होगा। फाइनली वी शो दैट नाउ वी शो दैट लिम 2n plus 1 या 2n minus 1 इसको हम लोग क्या लिखेंगे? इसको हम लोग लिखेंगे it is S2n plus U2n plus 1। अगर हम लोग ऐसा लिखे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। S2n plus 1 का मतलब sum to 2n plus 1 terms, इसका मतलब sum to 2n term plus the 2n plus 1th term। तो अगर हम लोग लिमिट निकालें n tends to infinity तो S2n plus 1 क्या हो जाएगा? दिस इज लिमिट S2n प्लस लिमिट U2n plus 1। एजम्पशन के तहत इसका लिमिट हम लोगों ने एज्यूम किया था और जो क्राइटेरिया हम लोगों ने फिक्स किया था कि लाइब्निज में सेकंड कंडीशन जो हमारा था कि nth टर्म का लिमिट ऑलवेज 0 होना चाहिए। ये भी कोई nth टर्म का लिमिट है, इसको निश्चित रूप से वैनिश कर जाना चाहिए। तो इसका मतलब जो ऑड सफिक्स्ड पार्शियल सम था उसका और इवन सफिक्स पार्शियल सम दोनों का लिमिट सेम हो गया और यही इसके दो प्रॉपर सब सीक्वेंस थे और दोनों का यूनियन हमारा पूरा सीक्वेंस था। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि ये ऑड नंबर पार्शियल सीक्वेंस और इवन सफिक्स पार्शियल सीक्वेंस दोनों L पर कन्वर्ट कर रहे हैं। तो therefore the entire सीरीज कन्वर्जेस। तो इसका हम लोग यहाँ पर हवाला दे देंगे। Thus S2n as well as S2n minus 1 converges to the same limit L,
this implies the sequence Sn converges to L. But what is the sequence Sn? That is limit n tends to infinity Sn is equal to L. अगर पार्शियल सम का सीक्वेंस इवन हो या ऑड हो, n टेंड्स टू इंफिनिटी में अगर उसका लिमिट L हो जाए तब कहेंगे ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है. सो इसका सीक्वेंस Sn लिमिट Sn टेंड्स इज इक्वल टू L. इट इंप्लाइज Sn का मतलब क्या था? इट इंप्लाइज द सीरीज summation -1 to the power n minus 1 un. n tends to infinity का मतलब ये सीरीज n runs from 1 to infinity. This is convergent. Sn का मतलब हम लोगों ने लिया था n टर्म्स का पार्शियल सम, लेकिन n जो है ये इवन पर भी इवन हो सकता था या ऑड हो सकता था. हम लोगों ने दोनों केस को सिंक्रोनाइज कर लिया और इसके कन्वर्जेंस के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली. यही हमारा थ्योरम था एंड दिस वाज नोन एज लाइबनिज टेस्ट. तो आज हम लोगों ने लाइबनिज टेस्ट के बारे में जानकारी प्राप्त की और इसके कन्वर्जेंस के बारे में जाना. कुछ इलस्ट्रेशन या एग्जांपल के थ्रू कुछ इलस्ट्रेशन या एग्जांपल भी हम लोग लेके इसको देख सकते हैं. एग्जांपल थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एग्जांपल लिया था, वो सबसे बेफिटिंग सबसे इंपॉर्टेंट एक एग्जांपल था, वो था अल्टरनेटिंग हार्मोनिक सीरीज. और ये हम लोग जानते हैं कि ये बाय लाइबनिज टेस्ट इमीडिएटली ये कन्वर्जेंट है. 1 minus 1 by 2 plus 1 by 3 minus 1 by 4 ये अल्टरनेटिंग हार्मोनिक सीरीज था. इसके nth टर्म का लिमिट 1 by n है और n1 by n का लिमिट 0 है. और कोई भी अगला टर्म सपोज 1 by n plus 1 ये छोटा है 1 by n से, इसका मतलब हर एक अगला टर्म पिछले टर्म से छोटा है. इसको हम लोग आसानी से वेरीफाई कर सकते हैं क्योंकि n plus 1 किससे बड़ा है? n से, फॉर ऑल n. इसी को हम लोग क्रॉस में रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये रिलेशन लेस हो जाएगा. तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है. un plus 1 इज लेस देन un और nth टर्म का लिमिट भी 0 है. तो अगर ऐसा कंडीशन है तो ये सीरीज कन्वर्ज कर जाएगा बाय लाइबनिज टेस्ट. और इसका सम स्टूडेंट्स आप जानते हैं ये log 2 पर कन्वर्ज करता है. तो आज हम लोग इसके अतिरिक्त एक दूसरा भी एग्जांपल टेकअप करते हैं. डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज. Discuss the convergence of the series. Discuss the convergence of the series. एक ऑल्टरनेटिंग सीरीज हम लोग लिख रहे हैं -1 to the power n minus 1 log n over you say n. n is equal to 1 to infinity. तो इस सीरीज के कन्वर्जेंस के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं. ये तो हम लोग चर्चा कर लिए और ये जो सीरीज है इसको हम लोग अल्टरनेटिंग हार्मोनिक सीरीज कहेंगे. हम लोग पहले इसको लिख चुके हैं. और इसके कन्वर्जेंस के लिए जो प्रिस्क्रिप्शंस था, nth टर्म का लिमिट वैनिशिंग होना चाहिए और हर एक अगला टर्म पिछले टर्म से न्यूमेरिकली छोटा होना चाहिए. तो अगर ऐसा है तो इमीडिएटली ये सीरीज अल्टरनेटिंग सीरीज कन्वर्ज कर जाएगा. अब हम लोग इसमें दो स्टेप होंगे लाइबनिज के तहत. एक स्टेप है कि इसके nth टर्म का लिमिट 0 दिखा देना है और सेकेंडली दिखा देना है कि इट इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग. इसके जो टर्म्स हैं वो न्यूमेरिकली घट रहे हैं, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस. तो पहले हम लोग देख लेते हैं लिमिट log n by n. अगर इसको log x by x एनालोगस मानते log x upon x और x टेंड्स टू इंफिनिटी जो हम लोग समझते हैं कैलकुलस में, तो हम लोग एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं. तो अगर हम लोग यहाँ भी उसी के अनुदिश अगर अप्लाई करें यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, इट इज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी दैट इज 1 upon n और n का dc 1 हो जाएगा
तो ये 1 अपॉन इंफिनिटी दैट इज 0 हो जाएगा, अर्थात nth टर्म का लिमिट वैनिश कर गया। यहाँ पर हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में इसको नेचुरल नंबर समझ के डिफरेंशिएट नहीं किया है, रियल नंबर समझ के डिफरेंशिएट किया है, लेकिन लिमिटिंग अवस्था दोनों का आइडेंटिकल होगा, समानांतर होगा, समान होगा, ऐसा हम लोग जान लेंगे, क्योंकि उसमें x टेंड्स टू इंफिनिटी का केस था, यहाँ भी m टेंड्स टू इंफिनिटी का केस है, दोनों इंफिनिटी समानांतर फलक पर चल रहा है, हम लोग ऐसा एज्यूम कर लेंगे, समझ लेंगे। तो एक्चुअली इसको हम लोग रियल नंबर समझ के डिफरेंशिएट किए हैं, इतना ख्याल रखना चाहिए। Thinking n as real number, taking temporarily n as real number, n as some real number, and letting n tends to infinity. तो हम लोगों ने एल हॉस्पिटल रूल लगा लिया और देखा कि nth टर्म जो है धीरे धीरे वैनिशिंग है, जीरो की ओर प्रवृत्त हो रहा है। और दूसरी बात है इसका मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस होना चाहिए। लाइबनिज में दो प्रिस्क्रिप्शन है, एक सीक्वेंस शुड बी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एंड अनदर शुड बी आइडिया शुड बी दैट लिमिट ऑफ द nth टर्म मस्ट बी वैनिशिंग होना चाहिए। एक टर्म हम लोगों ने एक स्टेप कर लिया है, सेकंड स्टेप इसका डिक्रीजिंग स्टेप दिखा दे। तो सेकंड स्टेप में क्या होगा, we now show that log n by n is a decreasing sequence, तब हमारा काम हो जाएगा। तो log n by n के बारे में लिखते हैं, but letting fx is equal to log x by x, जो हम लोग कर रहे थे, इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए n को अगर हम लोग x से रिप्लेस कर दें और फंक्शन का रूप ले लें तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो f dash x क्या हो जाएगा, f dash x हो जाएगा दैट इज u by v का फॉर्म है x स्क्वायर, सेकंड फंक्शन इनटू dc ऑफ फर्स्ट दैट इज 1 upon x माइनस फर्स्ट टाइम्स dc ऑफ सेकंड, तो ये हो जाएगा 1 माइनस log x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। अब देखेंगे log x का वैल्यू x इक्वल टू e पर होता है और x का वैल्यू अगर e से सरपास कर जाए, ज्यादा ले ले तो ये नेगेटिव आ जाएगा, व्हिच इज नेगेटिव फॉर x ग्रेटर देन e, फॉर x ग्रेटर देन e। तो ये नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि e पर इसका वैल्यू 0 हो जाएगा और e से बड़ा वैल्यू देंगे तो इसका वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हमेशा नेगेटिव हो जाएगा। यानी इसका मतलब फंक्शन अगर नेगेटिव है, उसका डेरिवेटिव नेगेटिव है, देन द फंक्शन इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। f dash x लेस देन 0, इसका मतलब fx इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, इसका मतलब fx इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फॉर ऑल x ग्रेटर देन e। तो हम लोग इसका एनालॉगसली इट इंप्लाइज log n by n is monotonically decreasing sequence for all n greater than equal to 3। क्योंकि e से बड़ा इमीडिएट जो इंटीजर है वो 3 है, तो e से बड़ा कोई भी इंटीजर 3 या 3 से बड़ा होगा। तो log n by n is monotonically decreasing sequence for all n greater than equal to 3, hence हमारे पास ये ऑर्डिनेटिंग सीरीज कन्वर्ज कर जाएगा। हम लोगों ने देखा है ऑर्डिनेटिंग सीरीज कन्वर्ज कब करता है, जब उसके nth टर्म का लिमिट 0 हो जाए और वो जो सीक्वेंस है वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। इसका मतलब उसका हर एक अगला टर्म उसके पिछले टर्म से ये छोटा हो जाए न्यूमेरिकली, इसको हम लोग डिक्रीजिंग सीक्वेंस कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इट इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 3, हेंस क्या हो जाएगा, हेंस बाय लाइबनिज टेस्ट summation minus 1 to the power n minus 1 log n by n is convergent।
तो आज हम लोगों ने लाइबनिज थ्योरम ऑर्डरिंग सीरीज के अंतर्गत प्रमुख थ्योरम लाइबनिज थ्योरम को जाना और उससे जुड़े हुए सवाल को भी देखा, एप्लीकेशन को भी देखा। इसका एक्सरसाइज करते रहेंगे और फिर अगले बार हम लोग फिर इससे जुड़े हुए थ्योरम्स की चर्चा करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।